नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। स्वीडन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में अवसर, कौशल, क्षमता, मांग और निर्णायक नेतृत्व ये सब देखकर स्वीडिश कंपनियां भी मानती हैं कि भविष्य भारत में है। 2047 तक 8 गुना बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था से हर कोई लाभ उठाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमें यूरोप के बाजारों में अपनी चीज़ों को बेचने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करने को मिलेगा। भारत में जो संभावनाएं हैं, भारत के युवा युवतियों में जो कौशल है, भारत के 140 करोड़ लोगों का जो डिमांड है, भारत में जिस प्रकार से एक निर्णायक नेतृत्व, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, डीरेगुलेशन की बात हो, उसमें तेजी से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। इन सबको देखते हुए स्वीडिश कंपनीज के भी ध्यान में आता है कि भविष्य तो भारत में बसता है और उस भविष्य को देखते हुए एक अर्थव्यवस्था जो आज से आने वाले 22 दिनों के अमृत काल में 2047 तक 8 गुना बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी संभावनाएं का लाभ तो हर एक जरा लेना चाहेगा। हमें भी उसमें फायदा है कि हमें नई टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, हमें यूरोप की मार्केट्स में अपने चीज़ों को बेचने के लिए अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने को मिलेगा। तो मेरा मानना है व्यापार हो, निवेश हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रकार से यही सुनिश्चित करता है कि व्यापार निवेश बढ़े, आपसी संबंध अच्छे हों। उसके लिए दो तरफा लाभ होना चाहिए। विन विन करार ही सक्सेसफुल होते हैं। कोई बहुत लॉपसाइडेड करार हो तो कभी सफल नहीं हो सकता। सर, किसी तरह का बिजनेस एक्सपेंशन देखना, जो 200 से ज़्यादा कंपनीज हैं स्वीडन में। स्वाभाविक है कि मैं यहाँ आया हूँ, इतनी सारी कंपनियों से बातचीत हो रही है, कई कंपनियों के सीईओज के साथ भी चर्चा हुई है, सबके प्लान्स कई लोगों ने शेयर किए हैं। कई नई कंपनियां मिली जिन्होंने कहा कि हम आगे आने वाले दिनों में भारत में व्यापार और निवेश बढ़ाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि यूरोप की कंपनियां जितना उत्साह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बता रही हैं, उनको भारत के साथ और भारत में निवेश करने में बहुत। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पंजाब में आप सरकार को पूरी तरह से घेरा है और उन्होंने कहा कि पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है और अरविंद केजरीवाल पंजाब के पैसे से गुजरात और अन्य स्थानों पर हवाई यात्रा करते हैं। वे कहते हैं कि आप पंजाब में नशे की समस्या को ख़त्म कर देंगे। आप सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि पंजाब में नशे की समस्या को ख़त्म कर दिया जाएगा। दिल्ली में उनका आधा मंत्रिमंडल नशे के व्यापार में शामिल होने के कारण जेल में था। क्या आपको इसलिए चुना था कि आप हुकुम हुजूरी बजाएं दिल्ली दरबार की? पंजाब का पैसा केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए, हवाई जहाज में घुमाने के लिए, जेड सिक्योरिटी दिलवाने के लिए, क्या इसलिए था? पंजाब तो कर्ज के तले दब रहा है और वो साहब कभी गुजरात घूमने चले जाते हैं पंजाब के हवाई जहाज में, कभी कहीं और घूम रहे होते हैं। पैसा किसका है? पंजाब का पैसा है। ये बात करते हैं कि वे नशा दूर करेंगे। आधा कैबिनेट इनका दिल्ली का नशे के व्यापार की वजह से जेल में था। आधे से ज्यादा लोगों पर नशे की वजह से केस चल रहे हैं। ये नशा दूर करेंगे पंजाब का? एक अय्याशी वाली जिंदगी केजरीवाल की, उसका पैसा पंजाब का किसान, पंजाब का जवान, पंजाब का व्यापारी क्यों देगा? ये शिकायत पूरे देश को है, पूरे पंजाब को है और सब हैरान है कि आम आदमी अपने आप को बोलते हैं और क्या खास शौक पाले हुए हैं। 2 राज्यों की जेड सिक्योरिटी किसी एक मुख्यमंत्री को, एक्स चीफ मिनिस्टर को मिली हो तो वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बेंगलुरु में जो हादसा हुआ वो अच्छा नहीं है। जश्न के दौरान भगदड़ हुई, इसमें हम मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहाँ अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी, कई लोगों की जाने गई, इसलिए हम मुख्यमंत्री को इस्तीफे की मांग करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूँगा
कि कांग्रेस पार्टी ने हर बार इस प्रकार की मांग की है, तो अगर हमने ऐसी मांग की है तो इसे गलत बोलना ठीक नहीं है। अरे भाई, बेंगलुरु में मतलब जो भी हादसा हुआ ये अच्छी बात नहीं है। मतलब बेंगलुरु में, बेंगलुरु और पंजाब में आईपीएल का जो फाइनल मैच था, तो वहां बेंगलुरु ने वो मैच जीत ली थी और उसके बाद वहां भगदड़ हो गई। यहाँ कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब मुख्यमंत्री के रिजाइन का, इस्तीफा का मांग मतलब जिस तरह हुआ है, उसी तरह इसके पहले भी जब मतलब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में भी जब हुआ था, तब भी वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफा मांगने का काम कांग्रेस और अपोजिशन ने किया था। तो हर बार मतलब अपोजिशन मांग करता ही है, इसीलिए मतलब उन्होंने मांग किया था और हम भी लोग मांग कर रहे हैं कि भाई वहां मुख्यमंत्री ने, वहां होम मिनिस्ट्री ने पूरी इतनी भीड़ थी, तो वहां ठीक उसका मतलब बंदोबस्त रखने की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें उनको सफलता मिली नहीं और उसमें कई लोगों की जानें चली गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, इसी तरह की मांग है। और जब मांग होती है तो कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता भी नहीं है, लेकिन ऐसी मांगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हर बार इस तरह की मांग की है। तो हम बीजेपी ने या अपोजिशन ने, हम लोगों ने अगर वहां कर्नाटक में ये मांग की तो ये गलत है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान खेतों में मेहनत और उत्पादन करता है। किसानों की खेती और कठिनाइयां देखनी है तो किसानों के बीच ही जाना पड़ेगा। यदि कृषि मंत्री केवल मंत्रालय में बैठा रहे तो वह स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकता है। हमने अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया हुआ है। किसानों ने कुछ अच्छे नवाचार भी किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं किसानों की आय कई गुना बढ़ाई जा सकती है और बढ़ी भी है। खेतीबाड़ी की योजना केवल दिल्ली में बैठकर नहीं बनेगी। खेती और किसानी बिना देखे बिना जाए नहीं हो सकती। किसान खेतों पर मेहनत करता है, किसान खेतों पर उत्पादन करता है, तो किसानों की खेती कैसी है, फसल कैसी है, विशेषता क्या है और कठिनाइयां क्या है, ये सब देखना है तो किसानों के बीच में और खेतों के बीच में ही जाना पड़ेगा। कृषि मंत्री अगर केवल मंत्रालय में बैठा रहे तो वो स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकता। इसलिए अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया हुआ है और हमारे सारे वैज्ञानिक पूरे देश में निकले हुए हैं, 2170 टीमें, और ऐसे ही किसानों के बीच जा रहे हैं और पूरी कुंडली लेके जा रहे हैं। टिग्गीपुर अगर गांव है तो यहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, यहाँ की माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना पोटास है, कितना नाइट्रोजन है, कितना जिंक है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल का कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज ज्यादा उपयुक्त है। अब आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। ये सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन, ये ऊपर से ही इमेज लेके ये पता कर लेगा कि यहाँ कौन से पोषक तत्व की कमी है या कौन से न्यूट्रेंट की जरूरत है। इससे देख के इमेज दूसरे से वो ही छिड़काव कर दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं पूरे देश में जाके कि कई किसानों ने तो अद्भुत चमत्कार किया है। अभी हमने कुणाल को ही सुना यहां पे, तो सब्जियों से ही जो लाभ कमा रहे हैं उन्होंने बताया। अच्छे इनोवेशन भी किसानों ने कई किए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि किसानों की आय कई गुना बढ़ाई जा सकती है, बढ़ी भी है। और फिर जहां जरूरत है वैज्ञानिक किसानों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप ऐसी खेती करें, और किसान भी अपने सवाल पूछ रहे हैं और किसानों से भी जानकारी मिल रही, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, वो तो दिनों रात खेतों में ही बैठा है। तो वैज्ञानिक को किसान जो चीज बता रहे हैं वैज्ञानिकों को, उसके आधार पर भी आईसीआर अब रिसर्च करेगा और खेतीबाड़ी की योजना केवल दिल्ली में बैठ के नहीं बनेगी। खेत में किसानों से बात करके जो चीजें समझ में आती है उसके हिसाब से रिसर्च भी तय की जाएगी और योजनाएं भी उस हिसाब से और आगे बढ़े, इस बात का प्रयास करेंगे। मोदी जी के विजन के कारण ये संभव हो रहा है।
बेंगलुरु हादसे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि पूरा देश जानता है कि बेंगलुरु में मची भगदड़ राज्य प्रायोजित हत्या थी। इसमें सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर जिम्मेदारी लेने और अफसोस जताने के बजाय जनता पर ही दोष डाल रही है। यह एक हादसा था। कांग्रेस अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसा कह रही है। यह हादसा था, यह हादसा नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या थी। कि जब ये पूरे देश को पता है कि बेंगलुरु की स्टैम्पीड एक मैन मेड स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या थी जिसमें A1 और A2 सिद्धरमैया जी और डीके शिवकुमार जी है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर जिम्मेदारी उठाने के बदले, अफसोस जताने के बदले अब जनता पर ही दोष डाल रही है और कह रही है कि ये एक्सीडेंट था। मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने खून से रंगे हुए हाथों को बचाने के लिए, अपने सीएम और डिप्टी सीएम को बचाने के लिए कभी पुलिस को बलि का बकरा बनाना, कभी किसी और को, और अब तो जनता पर दोष ये कहकर कि ये एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था और इसमें एक नहीं अनेकों प्रमाण सामने आए हैं। चिन्नस्वामी स्टेडियम में कोई परमिशन नहीं थी पुलिस की। वहाँ पर कौन गया था इवेंट में? डिप्टी सीएम। कौन ट्रॉफी को चूम रहा था? डिप्टी सीएम। कौन रैली निकाल रहा था फ्लैग के साथ? डिप्टी सीएम। विधान सौदा में प्रोग्राम रखा गया, क्या वो पुलिस ने रखा था? वो भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम था और उसमें सामने निकल कर आया कि डीसीपी विधान सौदा ने मना किया था, तब भी ये किया गया। तो इसका मतलब साफ है कि A1 और A2 को बचाने के लिए, मतलब सिद्धरमैया जी और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब जनता पर ही ये दोष डाल रही है और उनको सांत्वना देने के बदले पीड़ितों के जख्मों पर नमक रगड़ने का काम कर रही है। अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचाओ और जनता पर ही दोष डालो, ये कांग्रेस का पूरा अभियान बन चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि अमेरिका की क्या सोच और मंशा है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका से भारत की राजनीतिक कूटनीति को 3 बड़े झटके मिले हैं। पहला धक्का था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अध्यक्ष माइकल कुरिला ने कहा पाकिस्तान द्वारा अभूतपूर्व साथी है, पाकिस्तान हमारा अभूतपूर्व साथी है। दूसरा धक्का था असीम मुनीर को 16 जून को होने वाले अमेरिकी सेना दिवस पर विशेष निमंत्रण भेजा गया। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ। ये चेतावनी और चुनौती है, हमें इसे समझना चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अमेरिका से, अमेरिका की क्या मंशा है, क्या सोच है, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। 3 बड़े झटके मिले हैं हमारे कूटनीति को। पहला धक्का ये था कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो संयुक्त कमान होता है, फ्लोरिडा में स्थित है। 11 ऐसे संयुक्त कमांड हैं अमेरिका के और सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेंट्रल कमांड होता है। उसके अध्यक्ष जनरल किरिला, माइकल किरिला ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। फिनोमिनल माने अभूतपूर्व, असाधारण, शानदार साझेदारी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है। कमाल है, पहली बार अमेरिकी ओर से ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिनोमिनल पार्टनर, यानी कि असाधारण, अभूतपूर्व, शानदार साझेदारी है पाकिस्तान के साथ। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा धक्का। दूसरा धक्का जो जानकारी आई, जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले, कुछ ही दिन पहले, एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था। उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे, मंशा क्या है अमेरिका का? और तीसरा बड़ा धक्का, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो वीडियो भी है, वो सब वीडियो निकला है। कल वो परसों दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कल निकला था कि वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ और सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ही करवाया है और राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध विराम हुआ है। ये तो बार बार कहा जा रहा है और फिर से दोहराया गया है।
14 या 15 बार कहा गया। तो ये 3 बड़े घटने हैं, 3 बड़े धक्के हैं। ये चेतावनी भी है और चुनौती भी है। इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, इस चेतावनी का सामना हमें करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाना जरूरी है, विशेष सत्र बुलाएं, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सांसदों से बात हो गई, चुने सांसद जो उन्होंने भेजा था प्रतिनिधिमंडल में, पर जो हमारे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो 16 नेताओं ने उनको एक खत भेजा है, उनको तो बुलाइए, सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। कल ये 3 बड़े झटके हमारे कूटनीति को मिला है, इसको तो आप समझिए, चेतावनी समझिए, चुनौती समझिए। सर, आपको लगता है कि क्योंकि प्रतिनिधिमंडल में जो लोग गए उनके तो दावे थे इस बात के कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि जब सभी धर्म और जातियां साथ चलें तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। चुनाव जीतना एक बात है मगर लोकतंत्र बचाना दूसरी बात है। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है। राहुल गांधी उन्होंने कहा, राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं संविधान बचाओ, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या मंशा है। लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्व होता है। बिना विपक्ष के पक्ष नहीं होता। विपक्ष जनता के लिए आवाज उठाता है। पूरा देश देख रहा है ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण, उद्देश्य हित पे नहीं है, समाज के हित पे नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या मंशा है। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जुडिशरी में सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है। जो एजेंसी है जितनी भी है देश की, वो हमारी प्रीमियर एजेंसी है जिसमें हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। 11 साल में कभी नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कोई जमाने में वाजपेयी जी के वक्त में हो, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में हो, उसका अपना एक भय था देश के अंदर। आज उसका कोई सुनवाई होती नहीं, उसकी कोई नाम जानता ही नहीं है उसका। लोकपाल को लेके सरकार बदल गई हमारी। लोकपाल को लेके धरने हुए अन्ना हजारे जी का और बाबा रामदेव का। पूरी तरह आरएसएस का स्पॉन्सर था वो। आरोप लगे तो उसका क्या हुआ? कोलगेट को 1,50,000 से लगभग घोटाला हो गया। वो घोटाला कहाँ गया? अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। तो किसकी बात करें? गैर सर की बात करें। विपक्ष का एक महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर। विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? अधिनायकवाद होता हुआ तो हो सकता है जहाँ हिटलर का राज था, पर जहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है वहाँ तो बिना विपक्ष के पक्ष है ही नहीं। और विपक्ष आवाज़ उठाता है जनता की। सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी कोई आवाज़ उठाते हैं तो पहलगाम की हत्या के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई ये चूक कहाँ हुई बताओ, कोई जवाब नहीं। अभी तक पता ही नहीं उनका क्या हुआ है, मारने वालों का, हत्यारों का पता ही नहीं है। और फिर सिंदूर हो गया, क्वेश्चन उठाए गए, उसके बाद में पूरा मुल्क एकजुट रहा सरकार के साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ में, और पूरी मुल्क की जनता साथ हो गई। एक ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर
मोदी जी के आने के बाद पहली बार कि भाई पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है, उसका फायदा मिलना चाहिए था। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।